स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एवर ईवी पैसेंजर फ्लाइट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए सपना क्या है। सपना यह है कि एक क्राफ्ट हो, एक एयरक्राफ्ट हो जिसमें बिजली ये मतलब फ्यूल लगता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा होता है और एविएशन में बहुत सारा चीज़ का कॉस्ट फिक्स्ड है। जैसे आपको पायलट को उतना ही देना पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ता वो पेट्रोल पे चल रहा हो या डीजल पे चल रहा हो या जेट फ्यूल पे चल रहा हो या इलेक्ट्रिक पे चल रहा हो। कुछ बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं और आपका एयरपोर्ट का टैक्सी का कॉस्ट बहुत सारा चीज़ फिक्स है। लेकिन तब बचा क्या? क्या चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं? वो है फ्यूल का दाम। अगर फ्यूल का असर ही ना पड़े, मतलब कि भैया फ्यूल से कोई लेना देना ही नहीं है, फ्यूल प्राइस से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? साइंटिफिक लेवल पे फ़ायदा होगा, लोअर नॉइज़ फ्लोर यानी कितना नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है वो घटेगा, ज़ीरो नहीं होगा। मैं एकदम क्लियर कर दूँ, अगर आप हवा में मूव कर रहे हैं, उससे हवा डिस्प्लेस हो रहा है, आवाज़ करेगा ही। जैसे कि अगर 300 किलोमीटर पर आवर का कोई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, वो 300 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा, बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर आप हवा से गुज़र रहे हैं, आवाज़ होगा ही। तो घट जाएगा आवाज़ लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। फिर दूसरा आ गया ज़ीरो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के मामले में प्लेन्स काफ़ी मेहनत की हैं और काफ़ी पहले से तो बहुत साफ़ हो गए, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। और जैसे अगर कोई बहुत गया गुजरा प्लेन जिसमें ऑरेंज स्मोक निकल रहा है, वो नाइट्रस ऑक्साइड है। मतलब ये नॉक्स जो है रिएक्शन कर रहा है, वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक ही तो प्लेन इतना गंदा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सीरियस बात है कि अगर आप ये दोनों समस्या को सॉल्व कर देते हैं, आवाज़ को काफ़ी घटा देते हैं, प्रदूषण को ज़ीरो कर देते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात होगा। और फ्लाइट का ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे छोटे प्लेन जो हैं सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएँगे, कि छोटे-छोटे जगह हो जाए, टाउन्स हो जाए, वो सबको भी आप कनेक्ट कर पाएँगे, जो कि बहुत सारी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि समझिए जहाँ पे आपको एक देश का नक्शा दिया जाए, आप कैसे जान सकते हो कौन-सा जगह ग्रो करेगा? मतलब ठीक है, आपको मैं हमारे 1970 में इंडिया का मैप देता हूँ, आप कैसे जान सकते हो कौन जगह ग्रो करेगा? जहाँ पे कनेक्शन अच्छा है, यानी कि वहाँ पे रोड अच्छा है, अगर पोर्ट है तो वो भी अच्छी बात है, रेलवे कनेक्शन है वो अच्छी बात है, उसी की स्पीड से ग्रो करता है। तो वैसा सबसे फाइनल ऑप्शन होता है कि फ्लाइट से जोड़ दो। हाँ, फ्लाइट से जोड़ते हैं, तरक्की होने लगता है। अब रहा बात अस्यूमिंग कि एयरपोर्ट चल जाए, अस्यूमिंग कि उसमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स डाला जाए, एक पॉइंट के बाद वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। तो सपना सबका वही है कि और आवाज़ भी अगर कम करे तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन कम होगा, प्रदूषण कम करे, उससे बढ़िया बात ही क्या है। और तेल का दाम से अगर उसे आज़ाद कर दिया जाता है कि भैया इसको दाम ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, तो बहुत बढ़िया होगा। तो सपना यही देख के सब लोग इलेक्ट्रिक प्लेन के पीछे भाग रहे हैं। अब रहा बात कि हम लोग बात करेंगे इस प्लेन का। ये पहली बार लैंड के मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वो कई बार ये पेड पैसेंजर के साथ हुआ है। ये ALIA अलिया CX-300 CX-300 पहले नाम था, बाद में अभी इन्होंने एलिया डाल दिया इसके आगे। तो ये कंपनी है बीटा का, BETA। ये 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था कील क्लार्क के द्वारा। ये इनके सीईओ हैं और समझिए ये थोड़ी बड़ी कंपनी है। मतलब ये काफ़ी आराम से बैकग्राउंड में धीरे-धीरे काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। अभी 800 एम्प्लॉइज़ हैं इनके पास। तो थोड़ा बड़ा कंपनी है और ये बना जो रहे हैं, ये क्राफ्ट जो है, वो है 100% ईवी, हाइब्रिड-वाइब्रिड नहीं है। 1-2 कंपनी हाइब्रिड भी ट्राई कर रही है, लेकिन ये प्योर ईवी, मतलब इसमें इंजन है ही नहीं, फ्यूल टैंक है ही नहीं। और 6 सीटर है, यानी कि 6 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें से 4 पेलोड होंगे, यानी कि आपका 4 पेड पैसेंजर रहेंगे या अगर आप 2 पायलट के साथ चलना चाहते हैं तो। 1 पायलट के साथ चल सकते हैं तो 5 हो जाएगा। तो वही है, डुअल पायलट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, आप ज़रूरी भी नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है, रीजनल एयरलाइंस में उतना ये नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जितना आपके जंबो जेट्स में होता है। आपका जो मतलब एयरलाइंस अगर चला रही है तो उसमें बोला जाएगा भैया 2 पायलट होना चाहिए, 2 से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसा है तो वो भी ये सपोर्ट कर सकते हैं और अगर बहुत स्मॉल स्केल में है तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत छोटे ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब टेक ऑफ किए लैंड करके ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहाँ पे आप सिंगल पायलट से चला सकते हैं। ये दोनों को सपोर्ट करता है। और इसको पुश करने का काम सिंगल पुशर प्रॉप मोटर है, यानी पीछे जो लगा हुआ ये पुशर है। तो पुशर का फ़ायदा मतलब थोड़ा-सा होता है, थोड़ा-सा नुकसान होता है। फ़ायदा ये होता है कि आवाज़ कम आता है, मतलब केबिन में आवाज़ कम आता है क्योंकि आवाज़ पीछे की तरफ जा रहा है और आपका अगर आगे रहता तो उसका पूरा आवाज़ जो नॉइज़ी एयर बन रहा है वो तो सीधे आप ही पे भिड़ रहा है। तो फ़ायदा और नुकसान दोनों आता है। विज़िबिलिटी अच्छा होता है, नॉइज़ परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा-सा एफिशिएंसी घटता है, इसीलिए प्रोपेलर जनरली आगे लगाया जाता है। पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली कोशिश की जाती है आगे लगाने का। तो यहाँ पे ये लोग पुशर वाले पे चल रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक है, आपने क्वाइट कर दिया है, तो उसे और क्वाइट कर दो तो जेनुइनली नाइट एंड डे डिफरेंस हो जाता है। यानी कि इसमें सिंपल बात था कि आप लोग देखते होंगे हमेशा प्लेन में आपको ये पहनना पड़ता है, मफलर सब पहनना पड़ता है। जंबो जेट में आपको पहनना है, इसमें बहुत साउंड इंसुलेशन रहता है। छोटे प्लेन में उतना कैपेसिटी नहीं है कि आप उसमें उतना इंसुलेशन लगा सकें। तो करना क्या पड़ता है, लोगों को वो बड़ा-बड़ा हेडफ़ोन्स लेना पड़ता है, जो नॉइज़ कैंसलिंग रहता है, तब जाके आप बात कर पाते हैं। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
ये थोड़ा मतलब समझिए डबल बेनिफिट इनको मिला कि अगर हम इलेक्ट्रिक से चलते हैं, पहले ही नॉइज़ बहुत कम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक पीछे कर देते हैं, वो इतना कम हो जाता है कि लोग अंदर आराम से बात कर सकते हैं, जो कि बड़ी बात है क्योंकि ये ऑब्वियसली लाखों लोग को इधर से उधर करने के लिए नहीं बना है, अमीर लोगों को इधर से उधर करने के लिए या स्मॉल स्केल काम के लिए है। तो वहाँ पे क्वाइट रखना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये हो गया आपका रहेगा CX-300। ये पहली बार हिस्टोरिक फ्लाइट है जो लैंड की है और ये एयरपोर्ट पे लैंड करा है, फुल एयरपोर्ट पे। तो अब इनकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो टेक्नोलॉजी ये समझिए, इनका बैटरी पैक जो है, इस तरह का बैटरी पैक है, इसमें खूब सारे पैक जोड़े गए हैं, 5 पैक जोड़े गए हैं। तो एक बैटरी पैक है आपका 45 यूनिट का, 45 किलोवाट आवर का, जो कि थोड़ा हाई वोल्टेज है। चूँकि ऑब्वियसली आप एक बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो वोल्टेज थोड़ा बढ़ाए हुए, नहीं तो एम्प्स बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये 832 वोल्ट तक चला जाता है फुल चार्ज होने पे। तो बम बम वोल्टेज है। और वो भी सिर्फ एक का बता रहे हैं, आराम से इसमें 5 है। पाँचों को सीरीज़ तो नहीं है करेंगे, तो आप समझ लीजिए 800 वोल्ट का सिस्टम है। अब रहा बात की ये आपका आराम से टोटल आपका होता है 225 यूनिट की बैटरी बन जाती है इसकी, जो कि टोटल वज़न इनके हिसाब से आ रहा है 1.2 टन का वजन है और चार्ज करने में इनको 1 घंटा लगता है। मतलब कि अगर आप ये स्मॉल क्यूब चार्जर जो है, जो कि 40 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट तक का है, वो आपका 3-4 घंटे में चार्ज कर देगा, मतलब ओवरनाइट वालों के लिए है। और जहाँ पे अगर आपको कि नहीं मैं यहाँ से हॉपिंग करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फ्लाइट की यहाँ उतारे, यहाँ नए लोगों के लिए फिर आगे गए, जैसे कार्गो में कई बार करना पड़ता है, तो वहाँ के लिए ये फास्ट चार्जर बना है। फास्ट चार्जर में आपका ये 300 किलोवाट तक चला जाता है, वो आपको 1 घंटे के आसपास में चार्ज कर देगा। और रहा बात की जो मोटर बना है, यानी ये मोटर है, ये मोटर इनका नाम दिया हुआ है H500A। तो ये अच्छा एफिशिएंट मोटर है, 98% एफिशिएंट है और डुअल रिडंडेंट है, क्योंकि प्लेन में बात कर रहे हैं, कोई बैकअप वुकअप नहीं है। और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा नहीं है कि अच्छा गाड़ी का क्या हुआ, रुक गया रोड पे, ये गिर जाएगा नीचे, तो इसीलिए इसमें डबल रिडंडेंसी दिया गया है। यानी कि जो स्टेटर है वो 2 ठो है, 2 अलग-अलग वायरिंग की गई है, यानी कि एक स्टेटर में शॉर्ट सर्किट हो तो दूसरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन्वर्टर भी 2 इंडिपेंडेंट है, यानी एक इस साइड है, एक दूसरी साइड है। कुछ भी होने पे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक साथ उड़े, तो वही है। और इसका वज़न भी काफ़ी कम है, जितना हॉर्स पावर के हिसाब से है, तो ये आपका 71 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। लेकिन सबसे यूनिक बात जो मतलब प्लेन में मैं देख रहा हूँ, ये एयर कूल्ड है। मतलब इतना हाई डेंसिटी का इन्होंने मोटर बनाया, इन्वर्टर भी बनाया, जो एयर कूल्ड है, जो कि काफ़ी बड़ा बात है, क्योंकि प्लेन में जितने आप लग रहा है उसमें एक्सियल फ्लक्स मोटर लगाए जाते हैं और उसमें बहुत भयानक लिक्विड कूलिंग करना पड़ता है। यहाँ पे ये लोग सीधे एयर कूल कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले तो आपका भले मोटर थोड़ा भारी भी हो जाए, आपका जो लिक्विड का प्लम्बिंग का खतरा हट जाता है, उससे ये बढ़ जाता है, आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये 300 किलोवाट कंटिन्यूअस चल सकता है, यानी कि आप टेक ऑफ किए, क्रूज़ कितने पे करो? क्रूज़ जनरली आप 300 किलोवाट के आसपास पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एकदम फुल पावर चाहिए, बॉल्स टू द वॉल्स चाहिए, तो आपका मैक्सिमम जा सकता है 427 किलोवाट, जो कि ट्रांसलेट होता है लगभग 570 हॉर्स पावर। काफ़ी तगड़ा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि 500 हॉर्स पावर तक जा सकते हो, सिर्फ 71 किलो है। ये बड़ी बात है। मतलब बेसिकली इसको छोटा बनाना ही पड़ा, नहीं तो ये बैटरी का 1.2 टन उठा ही नहीं पाते। तो वो किया। अब रहा बात कि चार्जिंग में इन लोग काफ़ी स्मार्ट काम किए कि चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अपने से कुछ नहीं बनाए। ये ट्राई भी नहीं किए। ये शांति से सीसीएस चार्जर स्टैंडर्ड डाल दिए हैं, यानी कि कंबाइंड चार्जिंग स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं। तो सीसीएस 2 इनको यूरोप में है और सीसीएस का जो दूसरा वेरिएंट है अमेरिकन वाला, ये अमेरिकन वेरिएंट है, वहाँ पे लगा दिया है। ये बेसिकली ईवी चार्जिंग जिससे होता है उससे कर, क्या इसको आप इलेक्ट्रिक वाले से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बस धीरे से चार्ज होगा, लेकिन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी क्लेवर है, मतलब कि सबसे मेन बात है कि ये इन्होंने एक ऐसा मोटर बनाया जो कि एयर कूल्ड है। वो भी इतना हाई पावर के साथ, मतलब कि 300 किलोवाट का कंटिन्यूअस लोड रहे और तो भी ये एयर कूल्ड रख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सबसे एक्साइटिंग वही है, और दूसरा बाकी सारा चीज़ लॉजिकल रखें, ज़बरदस्ती का नहीं कि हम ये चार्जिंग वो बनाएँगे, वो ना जी ना, शांति से नॉर्मल गाड़ी वाला रख दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आप ये नॉर्मल वाला ले जाके मेजॉरिटी एयरपोर्ट में यूज़ कीजिए, जहाँ आपका रेगुलर हो रहा है, वहाँ पे आप ये फास्ट चार्जिंग वाला लगा दीजिए। तो काफ़ी स्मार्ट है। और वही बोला, 2 इंडिपेंडेंट इन्वर्टर है, यानी कुछ भी होने पे ऊप्स नहीं होना चाहिए आपके साथ। अब बात करते हैं जो कंपनी सीधा-सीधा क्लेम कर रही है, वो उनका जो पुशअप प्लेन है, वो नॉर्मल प्लेन है कि ठीक है, टेक ऑफ कर रहा है, टेक लैंड कर रहा है रनवे पे। वो उनसे उनका मन नहीं भरेगा, वो ईवीटॉल बनाना चाहते हैं। अब ईवीटॉल हर जगह हर किसी को भूत काटा हुआ है कि हम ये बनाएँगे कि जो डायरेक्ट ड्रोन की तरह टेक ऑफ करे और प्लेन की तरह उड़े। अब रहा बात कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जहाँ मैं टेल सीटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात ये समझिए कि ये करना पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल कंबशन वाले सिस्टम में, जब तक आप मतलब ये टिल्ट रोटर ही नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि मोटर का जो रेंज है,
वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंजन। यानी कि ये मोटर कितना आरपीएम संभाल सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए कि आराम से आपको ऐसे मोटर मिल सकता है जो 10 आरपीएम्स में भी टॉर्क दे पाते हैं और आपको 2000 आरपीएम में भी टॉर्क दे पाते हैं। कुछ-कुछ तो उससे भी ज़्यादा रेंज रखते हैं, जैसे कि जो हाई आरपीएम मोटर है वो आराम से 0 आरपीएम से लेके 20,000 आरपीएम तक जा सकते हैं। तो रेंज बहुत होता है। तो रेंज का फ़ायदा क्या होता है? रेंज से फ़ायदा ये होता है कि आप प्रोपेलर ऐसा बना सकते हैं जो अलग-अलग डोमेन में काम करे। यानी कि जब प्रोपेलर आपको सीधे पूरा लिफ्ट दे रहा है तो उसको अलग तरीके से काम करना है। जब फॉरवर्ड मोशन दे रहा है तो अलग तरीके से काम करना है। तो इसके लिए नॉर्मल इंजन में उतना रेंज ही नहीं होता, तिगड़म लगाना पड़ेगा, गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा। या तो वही बोले जैसे V2 22 ऑस्प्रे है, पूरा इंजन को ही रोटेट करो। तो यहाँ पे वही ट्राई कर रहे हैं। और मेन जो होली ग्रेल है जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं वो है कि हेलीकॉप्टर जैसा टेक ऑफ करो और एयरक्राफ्ट जैसा एफिशिएंसी दो। और ऑब्वियसली आपको डिजाइन देख के समझ में आ जाएगा ये एफिशिएंट नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं। और फिजिक्स एरोडायनेमिक्स को ये डिजाइन नहीं पसंद है कि आप जबरदस्ती का उसमें ये सब पोत दो और जब आप फॉरवर्ड फ्लाइट कर रहे हो तो इसका ब्लेड जो है उसको लॉक कर दो। इट्स लाइक जबरदस्ती का फोर्स कर रहे हैं। और ये हमको लगता है ये इलॉन मस्क जो एक बार हल्ला कर दिया, सब इन्वेस्टर अब उसके पीछे पड़ गए हैं। तो कोई कंपनी अगर खोलना भी चाह रही है कंपनी, वो जबरदस्ती का विड्रॉल डाल रही है, नहीं तो कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा। तो वही है। तो वही समझिए कि अगर आप सेम बैटरी, ठीक है, जो बैटरी इसमें आप लगा रहे हैं वही बैटरी आप ये सारा कचरा हटाइए, एरोडायनेमिक्स को साफ कीजिए, वजन हल्का कीजिए, आपको ज़्यादा रेंज मिलेगा। बाय लॉ है, फिजिक्स है, उसे आप नहीं छेड़ सकते। यानी कि ये जो मोटर डाल रहे हैं ये सब हटाइए, शांति से नॉर्मल रनवे से नॉर्मल काम कीजिए तो रेंज आपको ज़्यादा मिलेगा। अब रहा बात क्या क्या इसका कोई यूज़ है, अगर मान लीजिए बना देते हैं, कंपनी ने इस पर पैसा डाल दिया, बना ही देते हैं, क्या कोई फ़ायदा है? हाँ, 2 चीज़ में इसका काफ़ी बम-बम इस्तेमाल होगा। पहला, एयर एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस जनरली एयर एम्बुलेंस बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं रहता है। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के 70-80 किलोमीटर के आसपास में ही काम करते हैं, उतना ये रेंज दे सकता है। दूसरा, रेस्क्यू, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना रहता है वहाँ पे इसका बेनिफिट के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो वो सब केसेस में ये चल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्लेम कर देना अलग बात होता है, लेकिन फिजिक्स बोलेगा ना जी ना, ऐसे थोड़ी होगा कि आप मतलब प्लेन का भी एफिशिएंसी ले लो, ये भी इसीलिए हेलीकॉप्टर पे हम लोग नहीं चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ही कर सकते हैं। फिजिक्स को नहीं पसंद है कि आप इतना सारा चीज़ का एरोडायनामिक पाथ में डाल दो। तो ईवीटॉल को हमेशा थोड़ा-सा मतलब दबा के रखें कि मतलब हल्ला सब कर देते हैं, बनाने का भी सब बना देते हैं, बट फिजिक्स बोलता है बेटा बना तो दोगे। 500 का रेंज होना चाहिए था, 500 किलोमीटर मान लीजिए, वो 300 हो जाएगा और वो भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, एक्चुअली उससे भी आधा हो जाएगा। तो यही दिक्कत आता है, इसीलिए हर कंपनी हल्ला कर रही है, लेकिन ये कंपनी मुझे समझदार लगी, इन्होंने 2 बनाए हुए हैं और जो जिस पे अभी पूरा बात हो रहा है वो नॉर्मल है, उसमें ये नहीं है, ये सारे मोटर नहीं पोते हुए हैं। और बना लिए, लॉन्च कर लिए, उस पे पैसेंजर को दिखा के रनवे पे लैंड करा के डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा टूल है सही मार्केट के लिए, यानी आपको मार्केट पकड़ना पड़ेगा। हर जगह आप इसको नहीं, जैसे इंडिगो में इसको नहीं डाल सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप सही जगह पे पकड़ लेते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि ट्रेनिंग, फ्लाइट में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत खर्चीला भी होता है। वहाँ पे अगर आप इसको डालते हैं, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, वो हो गया। शॉर्ट हॉल फ्लाइट हो गया, यानी कि अगर जैसे आप कलकत्ता एयरपोर्ट देखते हैं, तो कलकत्ता एयरपोर्ट में बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि आपका एक तो दुर्गापुर में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे हैं। वहाँ पे आप पूरा जंबो जेट को अगर ले जाते हो, वो बहुत फचांग पड़ता है। ये वो सब जगह पे बढ़िया से करेगा कि भैया 4-5 लोग हैं, आपको इधर से उधर हम करते रहते हैं। और लास्ट माइल कार्गो, यानी कि कार्गो के लिए ये लोग जो इन्होंने पहला बनाया था, वो कार्गो ही है। यानी कि आराम से आपका एयरपोर्ट से आजकल बहुत सारी चीज़ें डिलीवरी होता है। तो कैसे होता है? एरोप्लेन में जैसे मतलब इंडिगो का फ्लाइट्स है तो उसके नीचे एक कार्गो एरिया बुक किए रखेंगे। जैसे एचडीएफ ये अमेज़न एक थोड़ा-सा एरिया बुक करके रखे रहेंगे कि भैया इसमें हम आपको डालते रहेंगे। अमेज़न आपको फ्लाइट से मतलब बड़े शहर, बड़े डिपो टू बड़े डिपो कर दिया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बड़े डिपो से छोटे शहर में कैसे लाए? ठा-डा! स्पीड आपका अभी भी रहेगा। तो वो कर सकते हैं। तो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह है जिसमें इसका काफ़ी यूनिक एडवांटेज सूट करता है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जंबो जेट नहीं है, हज़ारों लोग को इधर से उधर करने के लिए नहीं बना है। लेकिन सही मार्केट पे ट्रेनिंग वाले एयरक्राफ्ट में हो, शॉर्ट हॉल एयरक्राफ्ट में हो, लास्ट माइल कार्गो में हो, वो सब के लिए चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। अब रहा बात, वीटॉल भी काम कर सकता है अगर अगर उसका नॉइज़ कम रखा जाए। वीटॉल में सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि मैंने हल्ला क्लेम सब कर रहे हैं, लेकिन सारे कंपनी जो दिखा रही है खुला ग्रास मैदान में आप दिखा रहे हैं कि आवाज़ कम आ रहा है। इट्स लाइक सर वहाँ पे तो आवाज़ कम आएगा, बिल्डिंग के बीच में चलाओ ना, जब आवाज़ गूंजेगा तब ना पता चलेगा कितना लाउड है। तो वो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि आवाज़ कितना घटाया जा सकता है। तो वहाँ पे नीश एप्लीकेशन लोग झेलेंगे, जैसे कि आपका एम्बुलेंस लोग झेल लेंगे, भैया एम्बुलेंस आवाज़ ऐसे ही चिल्लाता है सायरन से, तो एम्बुलेंस में उतना कोई लोग शिकायत नहीं करेंगे, एज ए नॉर्मल टैक्सी नहीं। और वो जो ड्रोन टैक्सी वो तो कतई नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो उसमें कहीं भी फेलियर हुआ वो सीधे गिर जाएगा। अगर आपका ये वाला डिज़ाइन जो है ये फेल होता है, इसका इंजन मान लीजिए पावर सिस्टम फेल हो जाता है, तो ये ग्लाइड तो करेगा कुछ देर तक,
और बहुत लंबा नहीं ग्लाइड करे, लेकिन ग्लाइड करेगा, कंट्रोलेबल रहेगा। वहीं पे ड्रोन सीधे आसमान से नीचे गिरेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि लॉ ऑफ फिज़िक्स को आपको समझिए, जैसे ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, जो-जो चीज़ के लिए बनाए हैं अच्छा से काम कर सकता है, बल्ले-बल्ले चलेगा। लेकिन इससे आप लॉन्ग हॉल फ्लाइट का सपना मत देखिए। जैसे कि अगर ये सबसे भयानक प्लेन है जो एयरबस A380, इसके सपने आपको नहीं देखना है कि आपको कोई बोला हम बैटरी से ये चलाएँगे भविष्य में, नहीं। पहली बात, अगर ऐसा इतना खतरनाक बैटरी किसी ने बना दिया, आप उस प्लेन में बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो बैटरी परमाणु बूम लेवल पे चला जाता है, तो डिस्कशन ही नहीं करना, उतना हाई एनर्जी डेंसिटी के आस-पास आप रहना नहीं चाहोगे। दूसरा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, प्लेन इतना दूर जा क्यों पाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्लेन हल्का होते जाता है जैसे चलते जाता है। बैटरी हल्का नहीं होता है जब आप उसको कंज़्यूम करते हैं। मतलब ये अगर 1.2 टन का बैटरी लेके उड़ा था, लैंड भी करेगा 1.2 टन से, तो प्लेन में कितना असर पड़ता है? एग्ज़ाम्पल के लिए एयरबस A380 सबसे ज़्यादा साइज़ का प्लेन है सिविलियन यूज़ में। ये 220 टन तक का फ्यूल लेता है, 220 टन का, और जिस पे ये 15 से 17 घंटे तक चल पाता है। जो इनका सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट है वो 15 से 17 घंटे तक का चलता है, और लैंड करने टाइम ये 180 टन फ्यूल गटक चुका रहता है। हल्का हो जाता है लैंडिंग के टाइम, इट्स लाइक आह! हल्का हो जाता है। इसीलिए वो उतना दूर जा पाता है कि जैसे-जैसे फ्यूल बर्न करते जाते हैं, हल्का होते जा रहा है, तो माइलेज बेटर होते जा रहा है। अगर वो माइलेज बेटर नहीं होता तो प्लेन उतने दूर जा नहीं पाते, और ये सब इसीलिए इतना दूर जा पा रहा है। जो आप देख रहे हो कि इंडिया का आप अहमदाबाद से उड़ोगे, आप सीधे यूके में पहुँच जाओगे, वो उतना क्यों हो पा रहा है? 10 घंटे का फ्लाइट क्यों चल पा रहा है? क्योंकि शुरू-शुरू में फ्यूल वो बहुत जलाता है। मतलब अगर आप शुरू का माइलेज देखोगे कि कितना 1 घंटे में खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो पहुँच कैसे पा रहा है? फ्यूल क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि जैसे-जैसे तेल खाते जा रहा है, वज़न हल्का होते जा रहा है, वज़न हल्का होते जा रहा है, तेल कम खपता है। तो वही, जैसे रॉकेट क्यों ऊपर पहुँच पाता है? क्योंकि वो अपने आप को हल्का करते जा रहा है। वही प्लेन के साथ भी लागू होता है, हल्का होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको कोई बोलता है कि मैं बैटरी में ऐसा, एक तो पहली बात, ऐसा आपको कौन-सा मैजिकल बैटरी है जो उतना पावर दे, और रहा बात कि उतना पावर देगा तो उतना खतरनाक भी हो जाएगा, तो वो तो उससे तो आपको दूर रहना है। और दूसरी बात कि लॉ ऑफ फिज़िक्स बोलता है भैया का प्लेन तो हल्का हो ही नहीं रहा है, कैसे ज़्यादा दूर जाओगे? मैं सेम एनर्जी दे सकता हूँ, जैसे एयरबस A380 में जो फुल फ्यूल लोड है, उस फ्यूल लोड का हम आपको एक एनर्जी कैलकुलेशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 मेगावाट आवर है उसमें, मान लीजिए जस्ट रफली, उससे ज़्यादा ही है बट रफली आप मान लीजिए 100 मेगावाट, आपने 100 मेगावाट आवर का बैटरी बना दिया, वो हल्का थोड़ी होगा, तो वो इतना रेंज दे ही नहीं पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सही औज़ार है सही चीज़ के लिए। हॉस्पिटल हो, ट्रेनिंग हो, शॉर्ट हॉल हो, लास्ट माइल कार्गो हो, और चूँकि इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम आएगा, लेकिन मैं एकदम क्लियर बताऊँ, रनिंग कॉस्ट अभी सॉर्टेड नहीं है क्योंकि बैटरी इन्होंने नहीं बताया। इलेक्ट्रिक वाले में सारे में यही एक दिक्कत होता है कि आपका मेंटेनेंस कम है, क्या बात सच है? एकदम सच है, बस जब तक कुछ बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता है तो तुरंत आपको लगेगा भैया नॉर्मल गाड़ी सस्ता होता है, क्योंकि बिगड़ने पे सीधे कबाड़ बन जाता है ये, तो वो एक समस्या है। तो वो वाला बात अभी सॉर्टेड नहीं है कि बैटरी कैसे करेंगे, कैसे इंश्योरेंस करेंगे, या उसका कितने माइलेज तक का उसका ये रहेगा, वारंटी रहेगा, वो सब सॉर्टेड नहीं है। वो डेटा पता चले उसके बाद आगे कैलकुलेशन होगा। बिजली कम खाता है, बिजली बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फ्यूल भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि पायलट महँगे होते हैं। जो आपको लाइसेंस चाहिए, ये इंश्योरेंस चाहिए, वो सब महँगा होता है। एयरपोर्ट में आपको लेना पड़ता है, बस अब जिसे बे कहते हैं। अ, जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स बुक करने पड़ते हैं, पैसा लगता है कंपनी को बहुत अच्छा खासा, वो सब का खर्चा दे, तो वो सब की बात आई है, फ्यूल का खर्चा बहुत कम होगा, तो फ्यूल पे सब लोग फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि उसको घटा सकते हैं, बाकी चीज़ में आप थोड़ी घटा सकते हैं। अगर लॉ बना हुआ है कि 2 पायलट रखना है, तो मतलब 2 पायलट रखना है, तो उसमें आप छेड़खानी नहीं करोगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ में आप कर सकते हो, तो बचा क्या बाकी सारी चीज़ें? प्लेन हल्का बनाओ, उससे फ्यूल कम खाएगा, उसके से आप लैंड करा लो। तो ये काफ़ी जगह पे चल पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, और ये तो जंबो जेट के सपने देखना ही नहीं है। जंबो जेट अगर आपको चलाना है पर्यावरण को बचाते हुए, एक ही ऑप्शन है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में ही है। उसके अंदर क्या करना है, सीवीड बायोफ्यूल है जो इकलौता इसको चला सकता है, बाकी सारी चीज़ हुलुलुलु है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, राइट टूल फॉर द राइट जॉब, मतलब इन्होंने सही चीज़ पे फोकस किया, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये वीटॉल वाला वीड नहीं फूँक रहे हैं कि ठीक है ना, हम बना लेते हैं, चला देते हैं, वीटॉल के लिए पैसा लेंगे, वो बना भी देंगे, शायद एम्बुलेंस-वम्बुलेंस चल भी जाए। लेकिन जब तक मेरे पास नॉइज़ डेटा नहीं होगा शहर का, तब तक हम नहीं श्योर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड होगा नहीं तो। तो ये अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन पहला, मतलब 4 पैसेंजर को पे टिकट के साथ इधर-उधर करने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।